मैंने एक अनाथ लड़की से शादी की। उसकी एक 14 साल की बहन थी। मेरी पत्नी के साथ उसकी बहन भी विदा होकर चली आई थी। लेकिन उसकी बहन पूरे दिन मेरी पत्नी के साथ ही रहती। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि वो रात को भी हमारे कमरे में ही सोती थी। एक दिन मैंने बीवी पर गुस्सा किया और जब रात में उसकी बहन कमरे में आई तो ज़बरदस्ती उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर कमरे में वापस लौट आया तो जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो अपनी शादी की रात में जब कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाई के लिए कीमती तोहफा खरीदा था और एक गजरा भी लाया था, क्योंकि मुझे पता था कि लड़कियां ऐसे तोहफे पाकर खुश हो जाती है। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गया। सामने का नज़ारा बेहद डरावना था। मेरी बीवी की 14 साल की बहन उसके साथ चिपक कर बैठी हुई थी और लगातार रो रही थी। यह रोना कोई सामान्य रोना नहीं था, वह तो लगातार रोई जा रही थी। मुझे देखकर कविता परेशान हो गई थी। उसने अपनी बहन को डांटकर चुप कर दिया। मैंने बोला, कविता, क्या हुआ इस बच्ची को? इसकी तबीयत ठीक तो है ना? कविता ने कहा, जी ठीक है। यह तो बस ये सोचकर परेशान है कि मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो उसका क्या होगा। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने आगे बढ़कर रुचिका के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम चिंता मत करो। अगर तुम कविता की बहन हो तो तुम मेरी भी बहन हो। तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी। कविता, तुमने यह बात इसको नहीं बताई थी क्या? उसने कहा, अंकुर, मैं इसको बता चुकी हूँ, लेकिन बच्ची है ना, इसलिए इसे यह बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा तो अपने आप समझ जाएगी। मैंने सर हिलाया तो कविता डरते डरते बोली, अंकुर, एक बात कहूँ? मैंने मुस्कुराकर बोला, तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे एकदम से झटका लगा। वह बोली, क्या मैं रुचिका को अपने साथ सुला लूँ? जब तक यह संभल नहीं जाती तब तक मेरे साथ सो जाया करेगी। यह माँ पापा के देहांत के बाद बेहद संवेदनशील हो गई है। जरा जरा सी बात का टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं कहाँ अस्पताल के चक्कर लगाती फिरूंगी। मैं कविता की बात समझ गया। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। कविता उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी आपसे विनती है कि आप घर में किसी को पता नहीं चलने दीजिएगा कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप चिंता ना करें, जल्द ही ये इस घर से परिचित हो जाएगी और फिर अपनी जिद छोड़ देगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हालात समझता हूँ। वैसे भी मेहमान कल तक वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैंने डरी सहमी रुचिका की तरफ देखा और बाहर चला गया। मैं कविता को तो तसल्ली दे आया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि क्या रुचिका इसी तरह हमेशा मेरी खुशियों के बीच बाधा बनी रहेगी। मैंने भलाई करके अपना ही नुकसान तो नहीं कर डाला, लेकिन मैं बहुत कोशिश करके अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल डाला। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, वह स्वीकार नहीं करते कि उनका कोई परिचित किसी और से बात भी करे। इसलिए मैं उसका बहुत ख्याल रखने लगा था। वह एक मासूम सी डरी सहमी सी लड़की थी। वैसे भी मुझे ऐसे बच्चों पर बहुत दया आती थी। मैं सोच सोच कर चिंतित हो जाता था कि ना जाने इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सहा है जो वह ऐसी बन गई है। रुचिका की तुलना में कविता का व्यक्तित्व तो बहुत अलग था। वह ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का मुस्कुराकर मुकाबला करती थी। हमारी शादी को पूरा एक हफ्ता हो गया था, लेकिन रुचिका अभी भी कविता के साथ ही सोती थी। मैं कुछ दिन बाद रुचिका के लिए एक स्कूल बैग लेकर आ गया। किताबें तो नहीं लाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह किस क्लास में पढ़ती है। जब मैं घर पहुंचा तो कविता घर के कामों में व्यस्त थी, जबकि रुचिका चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैं चेहरे पर मुस्कान लेकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। जब कविता ने मुझे देखा तो वह डरकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और रुचिका से बात करने लगा और बोला, देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। वो मुझे देखकर रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। वह हमेशा अपने आप को इस तरह क्यों छुपाती रहती है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जब मुझे अपने क्यों का जवाब मिलेगा तो मुझे कितना बड़ा झटका लगेगा। मैं उठकर खड़ा हुआ और बोला, बेटा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वो डरने लगी थी।
मैंने सवाल भरी नज़रों से कविता की तरफ देखा तो वह मुझे बहुत गुस्से में कहने लगी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहें। आप मेरे पति हैं, लेकिन इसके लिए गैर मर्द हैं, इसलिए आप उसे आवाज़ ना दिया करें। मुझे कविता की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं तो रुचिका को अपनी छोटी बहन समझने लगा था, लेकिन कविता का व्यवहार बहुत परेशान करने वाला था। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें अपनी और गैर का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी बहन को एक गैर मर्द के घर लाए ही क्यों हो? इतना कहकर मैं दरवाज़ा जोर से बंद करके घर से बाहर चला गया। मुझे रह रहकर अपने कठोर व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। रुचिका मुझ पर ज़बरदस्ती तो थोपी नहीं गई थी। जो मैं कविता को ऐसे ताने देने लगा था, वो तो मेरी पूर्ण सहमति से ही मेरे घर आई थी। घर में हम सिर्फ 3 लोग ही तो थे। इससे पहले मेरे घर में खामोशी और सन्नाटे का राज था। 5 साल पहले ही मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था। उनके गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं कुंवारा था और घर में अकेला ही रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर पर काम करने के लिए राजी नहीं होती थी। तब एक दोस्त ने मुझे शादी का सुझाव दिया, इसलिए मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी उस दोस्त पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि उसके परिचितों में एक अनाथ लड़की है जो दहेज में सिर्फ इनाम ही लाएगी। मैं हैरान हो गया और बोला, किस तरह का इनाम? उसने बताया कि लड़की की एक छोटी बहन उसके साथ घर आ जाएगी। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे वह इनाम के स्वरूप में तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़कियों को जवान होने में समय ही कितना लगता है, उसकी शादी करके विदा कर देना। मैं खुले दिल से तैयार हो गया था, क्योंकि मैं भगवान की कृपा से इतना कमाता था कि आसानी से उसका खर्च उठा सकता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि रुचिका एक अजीब तरह की बच्ची होगी। वह तो मेरे गले की ऐसी हड्डी बन जाएगी जो ना उगली जा सकेगी और ना तो निगली जा सकेगी। लेकिन मैंने कुछ दिन और धैर्य रखने का फैसला किया और मैंने तय किया कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले देखूंगा कि उसके व्यवहार में सुधार होता है या नहीं। देर रात जब मैं घर लौटा तो मैं होटल से खाना भी ले लिया था। मैं जानता था कि कविता मुझसे बहुत नाराज़ होगी। मैं उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था, तभी मेरे कानों में रुचिका की आवाज़ गूंजी थी। वह कह रही थी कि कविता, क्या अब तुमको तलाक मिलेगा? तुम मेरे साथ वापस चली जाओगी, जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। किसी तीसरे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। कविता एकदम गुस्से में बोली थी, अपनी बकवास बंद करो रुचिका। तभी रुचिका की हंसी की आवाज़ आई थी। फिर वह बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस पति भी नहीं है, अब तो मुझे मेरे असली नाम से पुकारो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या उसका कोई और नाम भी था जो मुझसे छुपाया गया था? लेकिन अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। जब कविता ने मुझे देखा तो वह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, आप कहाँ रह गए थे? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे यह देखकर खुशी हुई थी कि कविता के चेहरे पर नाराज़गी का नामो निशान नहीं था। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि रुचिका एक बार फिर से रोने लगी। वह बोली, कविता, तुम इस आदमी से बात मत करो, यह मुझे गुस्से से देखता है, तुम्हारा पति गंदा है। कविता ने शक भरी नज़रों से मेरी ओर देखा। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों बच्चे, मैं क्यों आपको घूरने लगा? कविता बोली, मैंने कहा था कि आप मेरी बहन से बात मत किया करें। इतना कहकर वह रुचिका को हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई और मैं आंगन में इतना सा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर था। मैं तो इन सब को रुचिका का बचपना समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी। मेरे दिल में शक का बीज उग चुका था और मैंने सोच लिया था कि अगर मैं कविता के साथ सख्ती करूँगा तो वह खुद ही अपना राज खोल देगी। सुबह कविता रोज़ की तरह नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक रुक गई और बोली, अंकुर, तुम रुचिका के लिए स्कूल बैग क्यों लाए थे? मैं कविता के कल के व्यवहार से थोड़ा दुखी था, इसलिए छोटा सा जवाब देते हुए कहा, मैं चाहता था कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। उसने हंसते हुए कहा, कौन सी पढ़ाई? उसने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए हमने इसका स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया था। मुझे कविता की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरा मूड पहले से ही खराब था, इसलिए मैं किसी तरह के बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन रुचिका की मौजूदगी मुझे खटक रही थी। उसकी अजीबोगरीब हरकतें, मुझे देखते ही रोने लगना और फिर मेरे और कविता के तलाक की बातें करना, यह सब क्या था? रुचिका कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, वह पूरे 14 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बहुत समझदार और होशियार होती हैं। यकीनन यह मामला उतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम को भी रुचिका मुझे देखकर अजीब हरकतें करने लगी थी। मैं कविता से बात करने लगा तो वह उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई।
थोड़ी देर बाद कविता कमरे से बाहर निकली और बोली, आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएंगे तो हम दोनों बहनें भी आकर खाना खा लेंगे। रुचिका जिद कर रही है कि आप जब तक बाहर बैठे हैं तब तक वह बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और बोला, ठीक है, रुचिका बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। कविता के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी। वह बोली, आपको तो पता है ना कि वो कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए आप मेरी बात मान ले। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। अब मैं अपने आपे से बाहर हो चुका था। मैं खुद पर काबू नहीं पा सका और कमरे की तरफ बढ़ा। कविता की आवाज़ आ रही थी। वह रुचिका को कोस रही थी। वह कह रही थी, काश कि मम्मी पापा के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो नरक ना बनती, ना जाने तुम मेरे किस गुनाह की सज़ा हो। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और रुचिका की कलाई पकड़कर बाहर खींचता हुआ लेकर आ गया। कविता भी हैरान हो गई। वो हमारे पीछे भागी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मेरी बहन को, आप होश में तो हो। लेकिन सच तो यह था कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। अगर होश में होता तो क्या ये सब करता? मैंने रुचिका को एक अलग कमरे में बंद कर दिया और कविता का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आया। मैंने कहा, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है? उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह लगातार रोती जा रही थी। वह बोली, आपको भगवान की कसम है, मेरी बहन को छोड़ दो। वह बहुत नरम दिल की है। वह डर के मारे मर जाएगी। वह मेरे बिना एक रात तो क्या, एक पल भी नहीं गुजार सकती। मैंने चिल्लाकर बोला, क्यों? आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं। यह किस तरह की बहन है कि ये तुम्हारा साया ही बन गई है? मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं यह सब बर्दाश्त करूँगा। मैंने कविता की ओर घूर कर देखा और कहा, तुम अपना यह रोना धोना बंद करो। लेकिन उसका रोना और तेज होने लगा। मैं कमरे से बाहर आया और कुंडी लगा दी और फिर अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि दोनों का शोर बंद हो जाए। लेकिन वह दोनों बहनें इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी कि लग रहा था कि यह दरवाज़ा ही तोड़ देगी। कई घंटे तक यह सब चलता रहा। लेकिन फिर सुबह होने से कुछ देर पहले दोनों कमरों में सन्नाटा छा गया। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठा और रुचिका के कमरे की ओर चल दिया। मैं उससे माफ़ी मांगकर कविता के पास ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वो मुझे चौंक कर देखने लगा और फिर से रोने लगा। मैंने उसे डांटा और कहा, मेरे सामने अब आंसू मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कौन हो? रुचिका कहाँ गई? वह लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूंगा तो क्या तुम मुझे बेच दोगे? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें भला क्यों बेचूंगा। वह लड़का मेरी बात से संतुष्ट हो गया और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी थी। वह बोला, जब मैं पैदा हुआ था तो हमारे घर में ऐसे मातम मनाया गया था जैसे मैं पैदा नहीं बल्कि मर गया हूँ। मैंने अपने चारों तरफ बड़े जुल्म देखे हैं। मेरे पापा मेरी माँ को एक बड़े डंडे से बहुत मारते थे और मेरी ओर इशारा करके कहते थे कि मुझे यह मंजूर होता कि तू बाँझ होती, लेकिन यह तुमने क्या कर दिया। मैं पापा की चीख सुनकर आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो कविता कहती, पापा की बातों पर ध्यान मत दो, तुम तो बहुत प्यारे हो। लेकिन अगर मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से मेरी माँ को मार पड़ती? मैं कविता से पैसे मांगता और भागकर दुकान जाता और माँ के लिए अपनी पसंद की टॉफ़ी ले आता। मैं वह टॉफ़ी माँ के मुंह में डालकर कहता, माँ खा लो, आराम हो जाएगा। माँ मुझे गले लगा लेती और फूट फूट कर रोने लगती। मैं छोटा था, मेरे उम्र के लड़के खेलते थे, जबकि मेरा खेल में दिल नहीं लगता था। मैं सारे सारे दिन घर में ही रहता और अपनी माँ की रखवाली करता ताकि मेरे पापा फिर से मेरी माँ को मारना ना शुरू कर दे। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद हर दूसरे तीसरे दिन माँ नीली नीली हो जाती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से माँ का बदन दबाता था ताकि उन्हें आराम हो जाए, लेकिन वो अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे से हाथों को अपने होठों पर लगाकर चूमती जाती और रोती रहती। मेरी माँ कहा करती थी कि मुझे मार से तकलीफ़ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरा कलेजा छलनी छलनी हो जाता था। जब माँ के पास कुछ पैसे जमा हो गए तो वह बाज़ार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और एक गेंद और बल्ला लेकर आई थी। माँ कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, तो घर पर ही तुम्हारी खुशियों का इंतज़ाम कर देती हूँ। साइकिल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं माँ के हाथों को चूमता रहा और पूरे दिन साइकिल चलाता रहा। शाम को जब पापा घर आए, मैं साइकिल चला रहा था तो पापा बोले, इसे यह साइकिल किसने दिलाई है? फिर मेरे चेहरे पर 2 थप्पड़ मारकर
मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी से वार कर करके उस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। रात को माँ मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, आज मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अब तुम 7 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो। अब तो माँ तुमसे हर बात कर सकती है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। माँ बोली, बेटा तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? मैंने बोला, कविता। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं चुप हो गया। माँ रोने लगी, बोली, तुम्हारा कोई नाम है ही नहीं। मेरी जान, तुम्हारे पैदा हुए 7 साल हो गए हैं, पर मैं अब तक यही फैसला नहीं कर पाई हूँ कि तुम्हारा क्या नाम रखूँ। लड़कियों वाला नाम रख दूँ या लड़कों वाला? मैंने बोला, क्यों माँ, लड़कियों वाला नाम क्यों रखना है, मैं तो लड़का हूँ। तब मेरी माँ ने नाम ही सिर हिला दिया तो मैं चौंक गया। माँ बोली, तू ना लड़का है और ना लड़की है, तू एक किन्नर है। 7 साल का बच्चा इन बातों को समझ नहीं पाया था। माँ ने कहा, लेकिन मैं तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम रुचिका रखती हूँ। तुम हर वक्त फ्रॉक पहनोगे और घर की 4 दीवारी के भीतर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। मैं अपनी माँ से रूठ गया, बोला, मुझे नहीं पहनना फ्रॉक, मैं एक लड़का हूँ। माँ बोली, मेरे पास समय नहीं है बेटा, नहीं तो मैं तेरे सर पर घने पेड़ की छाँव कर देती, तेरे हिस्से का हर दर्द मैं खुद पर ले लेती, लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैंने रोते हुए अपनी माँ के गले लग गया और जिद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे। फिर जब मुझे नींद आ गई तो माँ मुझे कविता के पास छोड़कर चली गई। सुबह मेरी आँख चीख पुकार से खुली थी। कविता चीख चीख कर रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो माँ सो रही थी। कविता मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, माँ चली गई है। मैंने कविता के सर पर थप्पड़ मारा और बोली, धीरे बोलो, माँ सो रही है, उठ जाएगी। फिर वो मुझे कमरे में ले गई और मुझे फ्रॉक पहनाकर बोली, आज से तू लड़की है, माँ की बातें याद है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर माँ को एक सफ़ेद साड़ी पहना दी गई और चारपाई पर डालकर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ दो मेरी माँ को। मैं बहुत छोटा था ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उन लोगों के पैर पकड़कर बोलता रहा कि माँ को नीचे उतार दो, उन्हें भूख लगी होगी, लेकिन माँ वापस नहीं लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर एक दिन पापा भी चले गए तो हम चाचा के घर आ गए। चाची भी पापा की तरह ही बहुत मारती थी। मुझे तो अक्सर कहती थी कि मैं तुझे बेच दूंगी। तब कविता मेरा सहारा बनती थी। चाची का तुम्हारे ही उम्र का बेटा था, वह मुझे कहता था कि तुम किन्नर हो, नाच कर दिखाओ। फिर वह और चाची बहुत हंसते थे। मैं डर जाती थी तो कविता मुझे अपने सीने से लगा लेती थी। फिर कविता की शादी आपसे हुई। आपकी तरफ देखकर भी मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे बेच ना दो। कविता कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन डर मेरे दिल के अंदर जड़ पकड़ कर बैठ गया था। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया, मुझे बता दीजिए, मुझे अकेले कमरे में बंद तो नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ गया और कविता के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा। वह भी रो रही थी, लेकिन बोली, माफ़ी किस बात की? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर हम दोनों रुचिका को मनोचिकित्सक के पास लेकर जाने लगे। उसके दिमाग से बचपन की यादें निकालना बहुत मुश्किल था। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी थी। अब कविता और मैं एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। रुचिका भी अपनी ज़िंदगी में लौट रही है। मैंने उसका भविष्य उज्जवल बनाने का स्वयं से वादा किया है। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।